हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कोहेरेंट सोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरफेरेंस के लिए कि बिना कोहेरेंट सोर्स के इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। तो इंटरफेरेंस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होता है। कि जब भी कोई दो वेव सुपरपोजिशन करता है या ओवरलैप करता है तो वहां पे सुपरपोजिशन को हम लोग कहते हैं यहाँ पे, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहीं पे एनर्जी ज्यादा हो जाता है, कहीं पे एनर्जी कम हो जाता है। ये किसके कारण होता है? ये सुपरपोजिशन के कारण, या ओवरलैप जब करता है टू और मोर वेव्स, तो हम लोग जनरली कम से कम टू वेव्स लेते हैं, उसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो सुपरपोजिशन होता क्या होता है कि ए सर्टेन पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी, अगर दो सोर्स है तो दोनों का, अगर एक का इंटेंसिटी I1 दूसरे का I2 तो दोनों के सम से अगर ज्यादा हो जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जिस पॉइंट पे अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या री इन्फोर्समेंट कहते हैं। और जब कुछ सर्टेन पॉइंट पे दोनों के सम से कम हो जाता है इंटेंसिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक चीज ध्यान देने वाली बात कि दोनों यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, दोनों में यहाँ पे हम लोग प्लस ही लेते हैं, I1 प्लस I2। या तो दोनों के सम से ज्यादा हो या दोनों के सम से कम हो। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस कर देना है, दोनों के सम से ज्यादा हो या दोनों के सम से कम हो। जब सम से ज्यादा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों के सम से कम होगा, लेस देन होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे जो टू सोर्स की बात होती है, वो दो सोर्सों के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है, नहीं तो इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। एक टू लाइट एमिटिंग सोर्स व्हिच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस टर्म आना ही चाहिए। किसके बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है? तो दो सोर्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ये टर्म यहाँ पे आना चाहिए। और कोहेरेंस क्या होता है? तो कोहेरेंस एक लाइट का प्रॉपर्टी होता है जो मेंटेन करता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम का मतलब है कि टाइम के अकॉर्डिंग कितने टाइम तक रहेगा और कितने स्पेस में कितने लेंथ तक रहेगा। इसी के आधार पर टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे माना गया, एक टेम्पोरल कोहेरेंस और दूसरा दिया है स्पेशियल कोहेरेंस। ये देखिए, एक है टेम्पोरल कोहेरेंस, मतलब कितने टाइम तक कोहेरेंट रहता है। कोहेरेंट का मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है दो सोर्सों के बीच में। और एक स्पेशियल कोहेरेंस, मतलब कितने डिस्टेंस तक स्पेस में वो रहता है। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि कोई भी रिंग्स देखते हैं, न्यूटन रिंग या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो पूरा का पूरा नहीं होता है, ये जितना लिमिटेड डिस्टेंस तक होता है। जब भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं S1 S2 के बीच में, ये अगर S1 S2 है तो इंटरफेरेंस देखते हैं कि सर्टेन डिस्टेंस तक ही होता है। तो स्पेस में जितने डिस्टेंस तक वो कोहेरेंस होता है, उतने ही डिस्टेंस तक हम लोग इंटरफेरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेम्पोरल टेम्पोरल और ये स्पेशियल कोहेरेंस दोनों का काम क्या है? ये मेजर करता है कोरिलेशन को। तो किसके कोरिलेशन के होता है? तो बिटवीन फेजेज ऑफ लाइट वेव एट डिफरेंट पॉइंट, मतलब जहां पे लाइट वेव का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होता है। सपोज कि जैसे कर ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लाइव, जो लाइट का वेव है ना, लाइट वेव, इसके डिफरेंट पॉइंट पे जो फेज होता है उसके बीच में कोरिलेशन को यहाँ पे देखता है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है ये तो उसके अलोंग होता है टेम्पोरल कोहेरेंस में। और स्पेशियल कोहेरेंस भी क्या है? जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पे ट्रांसवर्स, देखिएगा, ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एक तो हो गया टेम्पोरल डायरेक्शन के अलोंग जिसमें जाती है वेव, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोरिलेशन निकालना है। किसके बीच में कोरिलेशन? तो फेज जो लाइट वेव का होता है एट डिफरेंट पॉइंट, तो यहाँ पे अलोंग वेव। और ये हो गया, ये वेव अगर इधर जाती है तो स्पेशल में इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखेगा, ये जो स्क्रीन होता है परपेंडिकुलर होता है, तो इस डायरेक्शन में होता है स्पेशल जितना डिस्टेंस तक होगा, और इधर होता है टाइम के लिए टेम्पोरल। तो ये टेम्पोरल कोहेरेंस कहता है कि हाउ मोनोक्रोमेटिक, कितना मोनोक्रोमेटिक है कोई भी सोर्स, हाउ मोनोक्रोमेटिक है, कितना मोनोक्रोमेटिक है कोई सोर्स।
और स्पेशियल कोहेरेंस से ये पता चलता है कि वो कितना हाउ यूनिफॉर्म है, वो कितना यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या है, तो फेज ऑफ ए वेव फ्रंट, किसी भी वेव फ्रंट का जो फेज है वो कितना यूनिफॉर्म है, मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन कितना रहता है। ये स्पेशियल कोहेरेंस से पता चलता है कि हाउ यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे हाउ मोनोक्रोमेटिक है, ये टेम्पोरल बताता है। अब देखिए यहाँ पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट कैसे होता है बताते हैं कि कैसे, उसके लिए हम लोग देखते हैं। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा है। ये एक सोर्स एस होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सोर्स था, वेव फ्रंट था, इसको हमने क्रस्ट वाले पार्ट को रेड से दिखाया और ट्रफ वाले पार्ट को ब्लू से दिखा दिया। क्रस्ट ट्रफ यहाँ पे इस टाइप आता है ना, ये इस टाइप आता है। ये क्रस्ट हो गया, रेड वाले से दिखाया, और ये डॉट डॉट करके ये समझिए ब्लू लाइन से हमने दिखाया। ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, ये ट्रफ वाला पार्ट हो गया। तो एक सोर्स जैसे यहाँ पे कहा गया क्रस्ट ट्रफ, यहाँ पे जो भी पार्ट आएगा, दो सोर्स हो गया, तो S1 S2 बन गया। और फिर यहां से स्टार्ट होता है ये क्रस्ट ट्रप, तो जो भी आएगा दोनों में वही पार्ट होगा, क्रस्ट ट्रप तो ट्रप, ऐसे करके आता है। अब यहाँ पे जो भी इंटरफेरेंस आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेम क्रस्ट से मिलता है या ट्रप से मिलता है, जब भी क्रस्ट प्लस क्रस्ट अगर आता है या ट्रप प्लस ट्रप, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेज बनता है। और जब अपोजिट होता है, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रप होता है, तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि इस पॉइंट पे ये वाला दोनों मिलता है, क्रस्ट प्लस क्रस्ट, यहाँ पे ट्रप वाला ट्रप, यहाँ पे क्रस्ट, इस सारे पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज। दूसरा पार्ट देखिए, अगर यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रप होता है, ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पे एक का क्रस्ट ट्रप, तो ऐसे करके इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, यहाँ पे डार्क बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट अगर ये एक क्रस्ट एक ट्रफ है, ये वाला पार्ट, इसको हम थोड़ा सा अब इरेज कर देते हैं। यहाँ पे जैसे इरेज करते हैं, अब यहाँ पे क्लियर देखिए, फिर यहाँ पे एक देखिए ये वाला टर्म आता है, ये हो गया अपोजिट वाला, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ। फिर यहाँ देखिए एक क्रस्ट एक का ट्रफ हो, तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये टर्म स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ये डार्क हो जाता है। तो ऐसे करके क्रस्ट ट्रफ होता है, और स्ट्रेट वाले को हमने जो मिलाया था वो ब्राइट हो गया था। तो सेम अगर आता है, सेम मतलब क्रस्ट प्लस क्रस्ट ट्रफ प्लस ट्रफ, तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और यहाँ पे अपोजिट होता है तो यहाँ पे मेरे पास ये डार्क फ्रिंज बनता है, एक में ब्राइट एक में डार्क होता है। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब होता है, अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना रहे, अगर दोनों अलग अलग सोर्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, कभी यहाँ पे क्रस्ट कभी ट्रप, कभी क्रस्ट कभी ट्रप, कोई अल्टरनेट रहेगा, कोई फिक्स पैटर्न बनता नहीं है। तो हो सकता है कहीं पे ब्राइट बन रहा है, वहां पे डार्क बनने लगे, फिर अगले क्षण वहां पे क्या होगा, इंस्टेंट वहां पे डार्क बन जाएगा, ब्राइट बन जाएगा, फिर डार्क। मतलब कोई एक फिक्स पैटर्न इंटरफेरेंस हमको ऑब्टेन नहीं होगा, हमेशा बदलते रहेगा, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क। तो इसीलिए हमको एक कांस्टेंट पैटर्न इंटरफेरेंस के लिए चाहिए कि हमेशा फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक ही सोर्स से दो सोर्स अलग अलग बनाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्स से फेज डिफरेंस कांस्टेंट ऑब्टेन हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, कि चाहे वो सेम कलर्स का हो, क्योंकि अगर एक सोर्स यहाँ पे एक सोर्स वहां पे, दोनों का अलग अलग इंडिपेंडेंट होता है, तो इसके कारण वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, कभी ब्राइट बनेगा कभी डार्क बनेगा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं मिल पाएगा। सबसे जो पहला कंडीशन ही है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए पे कि ड्यू टू लैक ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस का लैक होता है बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सोर्स, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इज नॉट प्रोड्यूस, उसमें नोट प्रोड्यूस होता है। अब इसके में क्या दिक्कत होती है, ये देखिए कि अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स, एक यहाँ हो गया ये यहाँ हो गया, तो एटॉमिक ट्रांजिशन के कारण लाइट ऑब्टेन होता है, और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। तो सपोज कीजिए ये यहाँ पे जब मन किया, हो सकता है यहाँ पे 5 एटम जंप कर गया, और हो सकता है इसमें केवल एक एटम जंप किया, तो इसके कारण यहाँ पे, और जब मन, ये इसका टाइमिंग अलग होगा, इसका टाइमिंग अलग होगा, दोनों का टाइमिंग अलग होता है।
इसके कारण इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग के पास यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑब्टेन नहीं होता था। ये भी जनरली 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केटीयू में। तो ये टर्म तो आना ही चाहिए कि लैक ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस या देयर इज नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये वर्ड आना चाहिए, जिसके कारण हम लोग के पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं हो पाता है, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब देखिए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? दो मेथड है। एक तो है बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब जो क्रस्ट रफ है उसी को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। जैसे हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, एक सोर्स है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे 2 पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे S1 S2, क्योंकि जब भी यहाँ पे अगर क्रस्ट पहुंचेगा तो यहाँ से क्रस्ट क्रस्ट ही निकलता रहेगा हमेशा, सेम फेज डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जो भी निकलेगा ब्राइट या डार्क यहाँ पे हमेशा ऐसे करके निकलेगा, यानी चेंज नहीं हो, क्योंकि एक ही सोर्स हमने यहाँ पे, अगर ये सोर्स चेंज करेगा तभी यहाँ भी चेंज करेगा दोनों, लेकिन जो भी चेंज करेगा दोनों में एक साथ चेंज करेगा, तो ये दोनों मेरे पास कोहेरेंट सोर्स हो गया। सिमिलरली फ्रेजनल बाइप्रीज में होता है कि ये एक सोर्स यहाँ पे एक पार्ट गया, यहाँ पे देखिए एक इधर गया एक इधर गया, जिसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, डाइवर्स करते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है, ये वर्चुअल सोर्स है। तो ये S1 और S ये भी दोनों है कोहेरेंट सोर्स, S और S2 ये भी कोहेरेंट सोर्स है, S1 S2 ये भी कोहेरेंट सोर्स है। ये तीनों में कोई दो कोहेरेंट सोर्स है। तो फ्रेजनल बाइप्रीज में भी हम लोग देखते हैं कि कोहेरेंट सोर्स हम लोग निकालते हैं। ये वेव फ्रंट का हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और दूसरा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसका हम लोग इंटरफेरेंस में यूज करते हैं, थिन फिल्म हो, न्यूटन रिंग हो, वेव शेप हो, उसमें। तो जैसे यहाँ पे एक सोर्स आ गया, देखिए अपर सरफेस में एक रिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, फिर लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो गया, फिर ये अपर सरफेस में एक रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया, फिर यहाँ पे लोअर सरफेस रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट एंड सो ऑन। तो कम से कम दो सोर्स चाहिए, तो एक सोर्स था, इसको हमने यहाँ पे 2, ये R1 R2 लिख दिया, रिफ्लेक्टेड सिस्टम, जिधर सोर्स होता अगर उधर जाता तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम, दूसरे साइड में ये ट्रांसमिटेड सिस्टम हो गया। तो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, हम केवल 2 लेते हैं क्योंकि हमको कम से कम 2 चाहिए, तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड हो गया। सिमिलरली न्यूटन रिंग में देखते हैं, यहाँ पे एक सोर्स आ गया, तो ये अपर सरफेस, क्योंकि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच जो मीडियम होता था, अपर सरफेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता R1, फिर यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया, फिर ये लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो गया, फिर ये अपर सरफेस है, ये रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पे ये इधर रिफ्लेक्ट और ये ट्रांसमिट हो गया, फिर लोअर सरफेस ये ट्रांसमिट एंड रिफ्लेक्ट एंड सो ऑन। तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग केवल 2 ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं इंटरफेरेंस वाले पार्ट में, और मैक्सिमम मिनिमम कंडीशंस लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोहेरेंट सोर्स निकालते हैं। कोहेरेंट सोर्स सबसे मस्ट इंपोर्टेंट है इंटरफेरेंस के लिए, बिना इसके हम लोग इंटरफेरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। थैंक यू।